गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो 10 अक्टूबर को संपन्न हुआ है उस प्रश्न पत्र का पूरा हल लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददफुल साबित होगी क्योंकि आगामी त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उत्तर मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि पहला सवाल दिया हुआ है 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो HCF होता है ये 3 होता है। ठीक है, फिर यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होता है, तो अल्फा धन बीटा का मान होता है ऋण b/c। उसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये वाली कंडीशन हो तो जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इनका जो कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल कैसे हो, समान हो, तो मूल बराबर तब होते हैं फ्रेंड्स जब विविक्त कर का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 10 7 4 डेढ़ इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद आपको ज्ञात करना था, तो 30वां पद देखिए कैसे हमारे पास सूत्र होता है n वां पद बराबर a+n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होगा और इस फार्मूले से जब इनके मान रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऋण 77। ठीक है, फिर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमने एक प्रमेय पढ़े थे कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए द्विघात जितने की घात होती है उतने अधिकतम शून्यक होते हैं, तो द्विघात मतलब 2 की घात शून्य, 2 शून्यक होंगे। फिर समीकरण 2x धन y बराबर के में यदि x बराबर 2 व y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन y बराबर कितना रखेंगे 1, तो 4 और 1 कितना होगा 5, तो k का मान कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर दूसरे नंबर का। इसी प्रकार चौथा देखिए एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स घात कैसे कितने की है 2 की, तो द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का खालिस्तान कहेंगे। तो ये बी सी समांतर श्रेणी में है, तो जो b है ये दोनों का क्या होता है माध्य होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम समांतर माध्य कहेंगे। अब नेक्स्ट जो खालिस्तान दिया है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है, तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं वो समानुपातिक होती है। तो ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। तो इसमें से आपने कितने नंबर लाए, कितने आपके सही आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करें। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा है 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा। तो 9 और 27 का एलसीएम होता है फ्रेंड्स 9, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है रैखिक बहुपद की घात। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है 1 की घात, है ना, तो 1 की घात वाला बहुपद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर, देखिए x बराबर यहाँ 0 रख देंगे, तो अब क्या बचा 2y धन 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतर करें तो ऋण 3 और बटे में आ जाएगा 2, तो ऋण 3/2 ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, y का मान ऋण 3/2। फिर द्विघात समीकरण x² ऋण 1 बराबर 0 के मूल है। अब इसमें फ्रेंड्स मूल ज्ञात करना है, तो मूल आपको इस तरीके से ज्ञात करना था और सरल तरीके से देखिए आपको मैं बता देता हूँ हल करके।
ये है एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये हो गया ए ऋण बी और ए धन बी बराबर 0। इन दोनों को जब 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स के मान आ जाएंगे धन 1 और ऋण 1, ये 2 मान आएंगे, ठीक है। तो इसके 2 मूल हो जाएंगे धन 1 और ऋण 1, ये ऑप्शन नंबर एफ इसका। समांतर श्रेणी का यनवा पद, तो यनवा पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, समान नहीं, तो इसका आ जाएगा एच, ठीक। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्न के हल यदि देखना चाहते हैं और आगामी प्रश्न पत्र का लिख पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। अब प्रश्न 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखना था, यहाँ पर हम लिख के बता देता हूँ मैं। देखिए क्या लिखा, यदि एक द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल की जो प्रकृति होगी फ्रेंड्स वो होगी काल्पनिक, ठीक है, ये काल्पनिक हो जाएंगे। फिर है समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 150, 40 में पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या बताने के लिए फ्रेंड्स आपको हल करना पड़ेगा, इस तरीके से हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आप यनवा पद का सूत्र लगा देंगे तो अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंतिम पद है 40, तो यहाँ रख देंगे 40 बराबर प्रथम पद है ए का मान हो गया 4 धन एन माइनस 1 इंटू डी। डी 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा डी। अब देखिए 40 में पक्षांतर कर दे 4 का, तो 40 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 36 और ये गुणा में 2 है, बटे में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1, ये 18 और ये ऋण 1 इधर आएगा धन 1 बराबर एन, तो एन का मान हो जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 19, पदों की संख्या 19 होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका उत्तर होगा हाँ होगा। अब क्यों होगा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए 10 का वर्ग हो जाएगा 100, है ना, और ये होगा 6 के वर्ग धन 8 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 10 का वर्ग हो गया 100 बराबर 6 6 36 धन 8 8 64, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 100, ठीक। तो इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। फिर है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये कथन हो जाएगा। फिर है बिंदु ए 1 2 और बी 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक फ्रेंड ये होते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब देखिए ये हो गए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे x1 x2 ये 1 और 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4/2 और ये 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 6/2। इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा इसका मान और इसका मान आ गया 3। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2 3। उसके बाद है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 3, 2 ऋण 3 और ऋण 3 ये 5 है। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्रक के निर्देशांक इसी प्रकार हल करेंगे, यहाँ पर x3 कर देंगे अपॉन में 3 कर देंगे और यहाँ पर प्लस y3 कर देंगे अपॉन में 3 कर देंगे। तो तीनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 में से 3 घटा देंगे क्योंकि ऋण 3 है। इस तरीके से हो जाएगा पहला निर्देशांक 4 धन 2 ऋण 3, क्योंकि ऋण 3 है तो ऋण 3/3 और ये हो जाएगा 3, ये ऋण 3, ये धन 5 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3/3 बराबर 1 और ये कट गया तो 5/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 5/3, ठीक है, 1 और 5/3। तो इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर आपके कंप्लीट हुए। अब देखिए सत्य असत्य। तो सत्य असत्य 6 नंबर के हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट जरूर करें कि चौथे प्रश्न में आपके ने कितने सही किए हैं और कितने गलत। अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, सत्य है या असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर x धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ये असत्य है क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।
बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, मतलब संगत कोण कैसे हैं, बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर किसी बिंदु का भुज 0 है तथा कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित है। ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इस तरीके से भुज, ये होता है भुज और ये होता है कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर भुज 0 है मतलब यहाँ पर, और कोटि 3 है मतलब यहाँ, तो ये y अक्ष का समीकरण होगा। यहाँ पर क्या बोला, x अक्ष पर स्थित है, तो गलत है, ये कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है, इसलिए असत्य होगा। फिर है यदि किसी त्रिभुज बिंदु P के निर्देशांक 2, 5 हो तो 5 को P का भुज कहेंगे। तो 5 x का मान है, इसीलिए वो क्या है, भुज है, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। फिर है मूल बिंदु से x y की दूरी वर्गमूल x² धन y² है, बिल्कुल सत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न देखिए, संख्या आपको पूछा है कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बहुत ही सरल था सवाल। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरीके से भाग विधि से निकाल देंगे। तो 2 का भाग जाएगा, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। अब देखिए किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का 3, 3 3 9। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 आंसर। बस इतना सा आपको करना था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अथवा में दिया हुआ है कि संख्याओं 4 पर n की घात पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि n का कोई मान जिसके लिए 4 पर n की घात 1 0 पर समाप्त होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि 4 पर n की घात बराबर 2 गुणित 2 पर n की घात, ठीक है, ये होता है। तब लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 गुणित 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, अतः यह 4 पर n की घात 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद देखिए लीजिए अगला सवाल है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न 7 में फ्रेंड्स क्या लिखा है, HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है, संख्याएं भी दी हुई है। तो आपको बहुत सरल तरीके से क्या दिया था, HCF दिया हुआ है ना, और LCM ज्ञात करना है। तो यह होता है संख्या मान लो A और B है तो संख्याओं का गुणा बराबर होता है LCM गुणित HCF। तो देखिए संख्या हमारे पास दे दिया हुआ है 306 गुणित 657 बराबर LCM ज्ञात करना है, और HCF दे दिया है 9। तो ये हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणित 657 बटे 9। तो यहाँ पर 9 का भाग दे देंगे, तो 9 का भाग जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौ 36 गुणित 657 बराबर। तो जब इसका गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा 22,338, 22,338 आंसर। तो इस तरीके से इसको हल करना था, ठीक है। इसके अथवा में देखिए, अथवा में क्या दिया हुआ हमारे पास कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और इतना भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। ये इसलिए है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 बराबर, देखिए दोनों में से 13 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7 गुणित 11 धन 1, ठीक है। और इसी प्रकार तथा इसमें से देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 बराबर, दोनों में से क्या निकलेगा, 5 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। तो अब नीचे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर दी गई दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं, क्योंकि पहली संख्या 13 का भाग जाएगा पहली में, और दूसरी में 5 का भाग जाएगा, अतः दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊं। तो देखिए यहाँ पर अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी सवालों के आंसर मैं अगली वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा सभी सवाल के आंसर, क्योंकि ये सवाल आपको आगामी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में बहुत ही मददगार होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स बाकी के प्रश्नों के आप लिंक देखना चाहते हैं प्रश्न पत्र के, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।